हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे लास्ट में पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। देखो यहां पे पहला नंबर सवाल है, जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है। तो उसका जीवन काल कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप 70 में 40 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताइएगा कि तोता का जीवन काल होता है। तो तोता का जो जीवन काल है 140 वर्ष का है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो है ये मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा के अलावा यीस्ट भी आ सकता है, तो यीस्ट में प्रजनन भी यहां पे मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए चौथा नंबर सवाल को यहां पे देख लेते हैं हम लोग। यहां पे प्रश्न है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि हाइड्रा आ जाए या फिर यीस्ट आ जाए, दोनों में मुकुलन के द्वारा बताइएगा। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि कवक में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है। तो कवक में यहां पे कोनिडिया के द्वारा होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 70 70 82 16 85 नंबर पे। और मेरे भाई ये गारंटी है कि एग्जाम में 100% लड़ेगा और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उतना ही दिया जाएगा जितना एग्जाम में आ सकता है। ज्यादा आपको उसमें नहीं पढ़ना है, बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा, उसी में आपको टेस्ट भी दिया जाएगा। सारा कुछ आपको ये 199 में मिल जाएगा। मेरे भाई इतना कम है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे सभी भाई बहन जुड़ के अच्छे से पढ़ाई करें। चाहे आप कहीं भी पढ़ाई करते हो तो एक बार इस नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा और सबसे आसान भाषा में मिलेगा, यह हमारी गारंटी है। एग्जाम में लड़ने की भी गारंटी हमारी है। बस इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। आइए प्रश्न को देखते हैं कि सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन कहे जाते हैं। तो एवी ल्यूवेनहॉक करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एवी ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिका का जनक भैया खोजकर्ता भी इन्हें ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वह आलू में होता है। किसमें मेरे भाई, आलू में हो जाएगा। बहुत अच्छे। ट्यूबर आ जाए या फिर आपके सामने कंद आ जाए, हिंदी में पूछ देगा कि कंद यहाँ पे कंद के द्वारा किसमें होगा, तो आलू ही आपको बता के चलना है। ओके। और अगर पूछ देगा अदरक में किन के द्वारा होता है, बताइएगा एक बार अदरक में किन के द्वारा होता है, एक बार जल्दी से बता के चलो। तो ये होता है प्रकंद के द्वारा। और प्रकंद को क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं मेरे भाई। राइजोम याद रखिएगा। राइजोम आए या फिर प्रकंद आए तो याद रखिएगा इसमें अदरक के द्वारा होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है। पुमंगों का जो निर्माण होता है वो पुंकेसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते, एकदम एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, उनका नाम आप लोग खीरा बता के चलते हो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा तो तब आएगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी और पेपर आसान लगेगा आपको, तभी तो मजा आएगा ना। देखो यहाँ पे सजीव प्रजक प्राणी कौन सा है, यहाँ पे संजीव नहीं होगा भैया, सजीव प्रजक प्राणी में मनुष्य हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों हो जाएगा, ए और बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लगा रहे हो ना मेरे भाई प्रश्नों के आंसर, क्योंकि आंसर लगाओगे तभी तो क्लास में याद हो पाएगा। देखो यहां पे अनिषेक जनन सामान्यतः किसमें मिलता है, अनिषेक जनन जो सामान्यतः मिलता है अंगूर में मिलता है, 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनता है गुरु बीजाणु। क्या बनता है भैया, गुरु बीजाणु बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, ये भी तो आसान है ना भैया। जिस प्रकार से फलों का उत्पादन जो है पोमोलॉजी कहलाता है, इसी प्रकार से पुष्प कृषि का उत्पादन यहाँ पे फ्लोरिकल्चर कहलाता है। चलो यहाँ पे देखो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन जो है, रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। अच्छा भैया मत्स्य पालन जो है ना, यहाँ पे याद रखिएगा मत्स्य पालन जो है ना यहाँ पे पीसी कल्चर में आ जाएगा। एपी कल्चर आप लोग कमेंट करके बता दो, एकदम आसान है, ये भी सबसे आसान है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, बता दिया जाए क्या, बताओ एक बार जल्दी से। बहुत अच्छे भैया, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सा पौधा है जो जलोदभिद है, यहाँ पे जलोदभिद पूछा गया है तो सिंघारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है, ये भी आसान प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे भाई, बता दो क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, स्त्री जनन मार्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, 18 का बताइएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे सर्टोली कोशिका, 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। बहुत अच्छे, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है, यहाँ पे गतिशील कोशिका बता के चलिएगा, क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका हो जाएगा क्या, नहीं भैया, यहाँ पे शुक्राणु कोशिका है, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे देखो प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का। बहुत अच्छे भैया, कोरोना रेडियाटा हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पे यौन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे हम एसटीडी कहते हैं, तो ये सिफिलिस होगा, गोनोरिया होगा, क्लेमाइडिया होगा, ये सभी बिल्कुल करेक्ट है। एड्स आ जाएगा, हर्पीस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव या स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन क्या कहलाता है। देखो आपको पता होगा मेल गेमिट हैप्लॉइड होता है, प्लस में फीमेल गेमिट भी हैप्लॉइड होता है, दोनों का संयोजन होता है तो जायगोट का निर्माण होता है। किसका, जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट जो है ये डिप्लॉइड होता है। तो जायगोट का हिंदी जो होता है ये यहाँ पे याद रखना है कि भैया जायगोट का जो हिंदी होता है ये युग्मनज होता है, युग्मनज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे तो दोनों का संयोजन पूछा क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा, और अगर पूछेगा दोनों का संयोजन क्या होता है तो युग्मनज बनता है, और युग्मनज यहाँ पे डिप्लॉइड होता है यानी कि द्विगुणित संरचना का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे है
वृषण कोष स्थित रहता है, वृषण कोष स्थित रहता है उदर गुहा के बाहर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में जो रहता है मेरे भाई बताइएगा वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो बता दो यहाँ पे निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, तो ये हम बता के चलते हैं कि भैया पुरुष में कॉपर ग्रंथि पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास को जितने साथी लाइक नहीं किए हो तो एक बार प्लीज साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा यहाँ पे एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 29 का बताइएगा। इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यौन संचारित रोग निम्नलिखित में कौन सा। यौन संचारित रोग एड्स हो जाएगा, हर्पीस हो जाएगा, यूरेथ्राइटिस हो जाएगा, ये सभी सही है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 में प्रारंभ हुआ। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 32 का, तो ये बहुत अच्छे यहाँ पे लगभग 2% हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। गुणसूत्रों की मूल संख्या को जो दर्शाएगा वो हमारा n होता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि मूल संख्या है, गुणसूत्र पूछा गया है। चलो यहाँ पे है निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। एकाधिक जीन के द्वारा होता है। चलो आगे बता के चलना। यहाँ पे मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है, बता दो 35 का। मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या 23 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन, सिस्ट्रोन एवं रेकोन पद प्रतिपादित किया। किसने किया, तो ये किया था एस बेंजर ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो बता दो। यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलग्न गुण है। लिंग सहलग्न गुण यहाँ पे वर्णांधता करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो। यहाँ पे प्रश्न है वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बता दो जल्दी से। वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत जो है ये सटन एवं बोवेरी ने दिया है। करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा निम्नलिखित में कौन यहाँ पे है जो घुलनशील आरएनए यानी कि सॉल्युबल आरएनए है, तो वो टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना आप लोग, बता दो। भूल जाते हो बहुत सारे साथी, बता दो क्लास को लाइक कर दिए हो तो। 40 का क्या बताओगे आप लोग, बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक कोडोन है, तो AUG होता है। उसके अलावा एक और भी होता है, क्या बता दो। AUG यहाँ पे आरंभिक कोडोन है, तो 40 का क्या बताओगे भैया, AUG हो जाएगा। समापन कोडोन भी कहते हो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो। अगला प्रश्न है कि मॉर्गन एवं कैसल ने कब क्रॉसिंग ओवर शब्द दिया है। क्रॉसिंग ओवर शब्द जो है ये मॉर्गन एवं कैसल ने दिया, लेकिन कब दिया है, तो ये दिया है 1912 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, तो ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो। यहाँ पे प्रश्न है उत्परिवर्तन किसमें हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बता दो। उत्परिवर्तन किसमें हो सकता है, तो ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा जाता है, तो एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो पैकेटीन की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गिनते हुए चलना, क्योंकि मैंने बताया कि 40 प्रश्न आपको सही करने हैं। देखो यहाँ पे है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, बता दो जल्दी से। बहुत अच्छे, ये बैटसन एवं पनेट ने किया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने कार्य किया, मेंडल साहब ने कार्य किया था उद्यान मटर पर। 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण है वो प्रतिलेखन और अनुवादन के स्तर पर होता है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। चलो
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मेरे भाई मैंने बताया ना कि ये नोट्स जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा और बहुत कम ऑब्जेक्टिव, मानो तो एक सब्जेक्ट में मात्र आपको 300 ऑब्जेक्टिव याद करने और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फिर सब्जेक्टिव भी 50 से 60 पढ़ने हैं, ये इतना नहीं पढ़ पाओगे क्या मेरे भाई। उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा कि क्या मेरे भाई ने इतना कुछ पढ़ा है, इसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपको मॉडल सेट दिया जाएगा। इसी में भैया 199 में समझ सकते हो कितना ज्यादा मेहनत किए हैं हम आपके लिए। तो कांटेक्ट जरूर करिएगा 7070821685 नंबर पे। ओके मेरे भाई, ऐसे नीचे में नंबर दिख रहा होगा, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। देखो यहां पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलिएगा। यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है? समवृत्ति कहने का अर्थ है कि इसका कार्य क्या होगा? कार्य यहां पे होगा समान। कार्य कैसा होगा? समान होगा। तो अब देख लो, आप लोग ही देख लो जल्दी से क्या हो जाएगा। तो भैया पक्षी और तितली का काम ही है हमें उड़ना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला बता दो। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? 900 सीसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन सा है? तो क्रो-मैग्नोन हो जाएगा। चलो इसी चैनल पे शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे क्लास होता है, तो ज्वाइन भी कर सकते हो आप लोग। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? बता दो 54 का। बहुत अच्छे भैया, लेमार्क ने लिखी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइएगा मेरे भाई, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? 56 नंबर सवाल है और आपने बताया होमो सैपियंस। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो बता दो, यहां पे प्रश्न है अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भैया यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के द्वारा भैया बता दो टी हेल्पर सेल पर। याद रखिएगा एड्स वाला रोग इसी के कारण होता है। देखो यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? एक होता है संक्रामक रोग, यानी कि संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, लेकिन यहाँ पे है असंक्रामक मतलब नहीं फैलने वाला, तो वो कैंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम किससे प्राप्त होती है? बताइएगा अफीम किससे प्राप्त होती है? तो पेपावर सैमनीफेरम से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता दो कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ वाला रोग भैया बता दो जल्दी से किन के कारण होता है? तो ये रोग होता है माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो यहाँ पे मलेरिया किन के कारण होता है? मलेरिया बता दो किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया यहाँ पे प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है? भैया जोड़ी बता के चलना है। तो जोड़ी में आएगा खसरा तथा रेबीज। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। एड्स भी विषाणु जनित रोग है भैया, एड्स, लेकिन यहाँ पे सिफिलिस तो नहीं है ना, इसलिए ये जोड़ी पूछा गया ना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके चलो, क्योंकि सिफिलिस जो है ये जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा। बहुत अच्छे मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? समुद्री मछली बता दो। मांगुर, सिंघी, हिल्सा, कतला। क्या हो जाएगा 64 का? तो ये हिल्सा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका संबंध है जो पीली क्रांति से है? तो तिलहन उत्पादन हो जाएगा। श्वेत का हो जाता है दुग्ध उत्पादन। उसके बाद हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ पे नीली क्रांति मत्स्य पालन हो जाता है। ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है। पूसा शुभ्रा किसका एक किस्म है? तो फूलगोभी का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है। तो ये जीव समूह है जैविक खाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बता दो कौन सा हो जाएगा। तो गेहूं का किस्म ताइचुंग है, बिल्कुल करेक्ट है। भेड़ की किस्म यहाँ पे हिसरडेल है, सही है। भैंस की प्रजाति महसाना सुरती, ये भी सही है। तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है किसको, तो लाइकेन को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई अपना स्कोर बताएंगे और ये आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली क्लास इसी चैनल पे आपको देखने को मिलता है। मिलते हैं अगले क्लास में।